ये सिर्फ एक इंटरनेट का ही फिनोमिना था, ग्राउंड के ऊपर कोई काडर नहीं था द रेजिस्टेंस फ्रंट का, ना ही कोई नाम था, ना ही कोई पहचान थी। लेकिन आज के देश में कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के लिए ना तो लड़ाई लड़ेगा, ना ही उसके हक में कोई कार्रवाई करेगा। ये कार्रवाई तब होती है जब उनको खुद को लगता है कि वो इस चुनौती का सामना करेंगे। आतंकी कार्रवाई जो पाकिस्तान चला रहा है, जिसमें लश्कर तैयबा उनका एक मेन आतंकी संगठन है, वो अपनी कार्रवाई करता रहेगा। नाम बदलते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन आत्मा वही रहेगी। आत्मा पाकिस्तान में पनप रही है, वहां पे उनको द रेजिस्टेंस फ्रंट, और ये जो लफ्ज हैं इंग्लिश के, ये वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत भाते हैं कि हाँ, ये तो अंदर वो दबे हुए थे, उन्होंने रेजिस्टेंस शुरू की, उन्होंने फोर्स का यूज करना शुरू किया, तो ये एक शायद हक की कार्रवाई है। इसी हमें अपनी जंग खुद लड़नी है, हमें अपने आतंकियों को खुद मारना है, हमें अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन खुद देनी है, हमने अपने देश की खुशहाली के लिए रास्ता खुद चुनना है। ईरान के डिफेंस सिस्टम को डिवाइड करने के लिए एक दूसरा फ्रंट खोलना जरूरी था, और वो फ्रंट सिर्फ ईस्ट से खुल सकता था, यानी कि पाकिस्तान से। पाकिस्तान कब डार्लिंग बना, कब छोड़ दिया, इंडिया कब डार्लिंग बना, आगे देखिए क्या होता था। एक तरफ थे चाइनीज, टर्किश और वेस्टर्न वेपन सिस्टम्स, क्योंकि पाकिस्तान के पास प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, स्पेशली एरियल प्लेटफॉर्म्स, जो वेस्टर्न ओरिजिन के हैं। दूसरी तरफ थे भारतीय, इंडियन ज्वाइंट वेंचर जैसे कि ब्रह्मोस, और रशियन वेपन सिस्टम जैसे कि S-400, और फ्रेंच वेपन सिस्टम जैसे कि रफेल। तो ये दो वेपन सिस्टम का आपस में इन रियल लाइफ, इन रियल टाइम, ड्यूरिंग अ वॉर, नॉट इन अ ट्रायल स्टेज और इन sort of uncontested place, जंग के दौरान दो वेपन सिस्टम्स का ट्रायल चल रहा था। इस जंग में अगर इंडिया जीतता है तो पूरे के पूरे ऑर्डर्स इंडियन सिस्टम्स, इंडियन ज्वाइंट वेंचर सिस्टम्स, रशियन सिस्टम्स और फ्रेंच सिस्टम्स के लिए आने शुरू हो जाएंगे। उससे जो वेस्टर्न ब्लॉक के वेपन सिस्टम्स हैं उनकी बिक्री में कमी होगी, चाइनीज बिक्री में, वेपन सिस्टम की बिक्री में कमी होगी। तो ये जंग किसी और जगह लड़ी जा रही थी, और ये जो इतने रफेल गिरे, इतने रफेल गिरे, टू प्रूव कि जो रशियन, इंडियन और फ्रेंच वेपन सिस्टम्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि तब ये जंग के बाद में बात सामने आई कि चाइनीज वेपन सिस्टम बिल्कुल विफल रहे इंडियन एयर डिफेंस के सामने। और आज की तारीख में जब हम उनके एयर फील्ड्स के फोटोग्राफ्स दे रहे हैं, सैटेलाइट इमेजरी दे रहे हैं, हम उनकी जो हमने टेररिस्ट टारगेट डिस्ट्रॉय किए, उनकी फोटोग्राफी, उनकी वीडियोस सबके सामने हैं, और उनके जो क्लेम्स हैं कि हमने इतने एयरफील्ड डिस्ट्रॉय कर दिए, हमने इतने S-400 डिस्ट्रॉय कर दिए, हमने इतने रफेल डिस्ट्रॉय कर दिए, उनका एक भी वीडियो या फोटोग्राफी एविडेंस नहीं है। लोग कहते हैं कि बातचीत, अगर आप किसी को समझाने की कोशिश करो और अगर आपके हाथ में लठ है तो वो आदमी थोड़ा जल्दी समझ जाता है, और हमें वही चीज करनी है। हमें बातचीत के जरिए सब चीजें हल करनी है, लेकिन मिलिटरली हमें बहुत स्ट्रांग होना है। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी, मेरे साथ मेरे फेवरेट लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लन, और आज मैं सर को लेके आई हूं क्योंकि हम बात करने वाले हैं मेरे फेवरेट टॉपिक की। वैसे तो मुझे कहना चाहिए कि भारत के ही फेवरेट टॉपिक की, क्योंकि हमारा एक ऐसा नेबर है जो हमें चैन से जीने नहीं देता, और उस नेबर का नाम बताए बगैर भी आप समझ गए, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, और वहां से किस तरह से आतंक की फैक्ट्री चलती है, उसी पर आज मैं सर से बात करूंगी। क्योंकि द रेजिस्टेंस फ्रंट जो कि मुखौटा है लश्कर का, उसे बैन किया गया यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा। उसके बाद बहुत बातें हुई, भारत की बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री बताया गया, और भी बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन सर जब JNK में थे, हालांकि सर का एक बहुत लंबा कार्यकाल जो था वहीं पर भी था, लेकिन जब TRF वजूद में आया जो कि एक आतंकी संगठन है, तब सर वहीं पर थे। जनरल ढिल्लन, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, स्वागत और धन्यवाद सर। नमस्कार सर, नमस्कार, जय हिंद सर। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जब ये खबर आई द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है बैन कर दिया गया, स्पेशली इसका वजूद में आना जो है वो आपके कार्यकाल से भी जुड़ा हुआ है, आपने देखा है सब कुछ ग्राउंड पर, आपके इनिशियल थॉट्स क्या थे सर? इससे पहले कि मैं बताऊं कि बैन के बारे में मेरा क्या विचार है, मैं आपको बताना चाहूंगा ये अपने एग्जिस्टेंस में, अपने वजूद में ये TRF जो है ये 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया,
और उन दो, जैसे कि आपने बताया 2019-2020 में मैं कश्मीर में कोर कमांडर था, और अगस्त 2019 के करीब 1-1.5 महीने बाद, यानी कि 2019 साल की आखिरी तिमाही में, लास्ट क्वार्टर, समवेयर अराउंड सितंबर अक्टूबर, द रेजिस्टेंस फ्रंट केम इन द न्यूज एज एन ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ एक इंटरनेट के ऊपर नाम उभर कर सामने आया, और उसके बाद में ये जो भी लश्कर तैयबा के आतंकी कार्रवाइयां होती थी उनकी जिम्मेवारी लेनी शुरू की। ये सिर्फ एक इंटरनेट का ही फिनोमिना था, ग्राउंड के ऊपर कोई काडर नहीं था द रेजिस्टेंस फ्रंट का, ना ही कोई नाम था, ना ही कोई पहचान थी। लेकिन जैसे आपने बोला, ये एक मुखौटा था लश्कर तैयबा का, क्योंकि लश्कर तैयबा को आज से करीब 24-25 साल पहले बैन किया गया था, जैसे अभी TRF को बैन किया गया है। उस बैन के बावजूद लश्कर तैयबा पाकिस्तान में फूल फल पनप रही है, अपनी ट्रेनिंग कर रही है। उनकी जो लीडर हैं, जो बैंड है, जिनके सर के ऊपर एक रिवॉर्ड है, इनाम है, वो शरेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं, अपना जो उनका एजेंडा है वो चला रहे हैं और पब्लिक में अपीयरेंस दे रहे हैं। तो रेजिस्टेंस फ्रंट 2019 में एग्जिस्टेंस में आया, और अभी परसों के दिन, परसों की तारीख को USA ने इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तहत अभी बैन किया है। मैं आपके दर्शकों के समझ के लिए, जो UNO का एक बैन होता है और एक ये USA करता है बैन। जो UNO का बैन है उसका ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि आजकल UNO की कोई सुनता ही नहीं है। वो सिर्फ एक नाम के लिए है, आप अपने आप को दिल बहलाने के लिए, ख्वाब अच्छा है गालिब, या ख्याल अच्छा है गालिब वाली बात है। अदरवाइज UNO बैन का कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो USA का बैन है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर USA ने बैन किया तो इसको एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जो एक मुकाम तक पहुंचा है, वो बिल्कुल कहना चाहिए और सराहनीय कदम है, सरकार का एक अचीवमेंट है। लेकिन उस बात को एक तरफ रखते हुए, USA का बैन का मतलब सिर्फ इतना है कि USA को लग रहा है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आने वाले दिनों में शायद उनकी होमलैंड सिक्योरिटी के ऊपर खतरा बन सकती है। आज के देश में कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के लिए ना तो लड़ाई लड़ेगा, ना ही उसके हक में कोई कार्रवाई करेगा। ये कार्रवाई तब होती है जब उनको खुद को लगता है कि वो इस चुनौती का सामना करेंगे। तो जो द रेजिस्टेंस फ्रंट का जो बैन USA ने किया है, उसका भी वही हाल होगा जो लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद का बैन का हुआ है। हाँ, एक चीज इसमें है कि USA की एम्बेसीज, USA के एसेट्स, USA के सिटीजन्स और उनके बाकी जो मिलिट्री, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक जो मिशन हैं, वहां पर अगर कोई कार्रवाई TRF करता है तो USA इस बैन के तहत वहां पे उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में इसका कोई असर होने वाला नहीं है। कल नाम लश्कर तैयबा था, आज नाम TRF है, कल को नाम कुछ और ABC XYZ का खागा हो जाएगा। ये आतंकी कार्रवाई जो पाकिस्तान चला रहा है, जिसमें लश्कर तैयबा उनका एक मेन आतंकी संगठन है, वो अपनी कार्रवाई करता रहेगा। नाम बदलते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन आत्मा वही रहेगी। आत्मा पाकिस्तान में पनप रही है, वहां पे उनको प्रोटेक्शन है। तो रेजिस्टेंस फ्रंट का जो ये एक बैन है वो ये है। बाकी शायद साहब आप आगे सवाल भी पूछें, द रेजिस्टेंस फ्रंट जो आया 2019 में, वो यही नाम क्यों आया? लश्कर तैयबा का फ्रंट आया द रेजिस्टेंस फ्रंट। कोशिश की गई ऐसा नाम देने की जिससे कि ये लगे कि ये इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि भारत के अंदर से उठी हुई एक जिसको रेवोल्यूशन कहें या रिवोल्ट कहें, द रेजिस्टेंस फ्रंट। और ये जो लफ्ज हैं इंग्लिश के, ये वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत भाते हैं कि हाँ, ये तो अंदर वो दबे हुए थे, उन्होंने रेजिस्टेंस शुरू की, उन्होंने फोर्स का यूज करना शुरू किया, तो ये एक शायद हक की कार्रवाई है। इसी तरह से जैश मोहम्मद की जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन थी, द पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट, तो ये लफ्ज बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किए गए ताकि वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्रीज इसको समझें अपने तरीके से, जबकि ग्राउंड के ऊपर ये लश्कर तैयबा है, लश्कर तैयबा था और लश्कर तैयबा रहेगा। लेकिन इन छोटे छोटे फ्रंट्स को बैन करने से कुछ नहीं होगा जब तक जो टेरर फैक्ट्री का बेस है पाकिस्तान, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। नहीं कोई भी देश, मैंने बोला, कोई भी देश आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको खुद
सॉल्व करनी है। और अगर हम इस भ्रम में हैं कि शायद यूएसए ने बैन किया है तो अभी यूएसए हमारे हक पे आके इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई मोर्चा खोल देगा, ऐसा होने वाला नहीं है। हमें अपनी जंग खुद लड़नी है, हमें अपने आतंकियों को खुद मारना है, हमें अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन खुद देनी है, हमने अपने देश की खुशहाली के लिए रास्ता खुद चुनना है। एक बात हुई है कुछ पिछले 2 दशकों में या 1.5 दशक में कि हिंदुस्तान का वजूद इतना बढ़ गया है, हमारी डेमोक्रेटिक जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का 6वां हिस्सा है हम, 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, एंड बाय एक्सटेंशन दुनिया की 1/6 हम मार्केट हैं। कोई भी कहीं पर भी कोई चीज बनाता है उसे बेचने के लिए इंडिया में आना पड़ेगा। हम दुनिया की 4थी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है बाय जीडीपी, तीसरी बनने वाले हैं, और हम एक मिलिट्री माइट है, और हम एक मिलिट्री माइट है। जब ये सब कुछ होता है, तब जब हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, तो तब कोई हमारी भर्त्सना नहीं करता, हमारे को कंडेम नहीं करता। ये एक नई चीज सामने आ रही है, इसलिए हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। लेकिन अभी हमारा वजूद ऐसा है कि कोई हमें ये नहीं कहेगा कि आप अपने को जो अपने सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तो ये कुछ एक चीजें हुई हैं पिछले चंद सालों में, और द रेजिस्टेंस फ्रंट के बारे में हमें इसको भी खुद खत्म करना है। सर, अभी आपने, क्योंकि हमारी बहुत लंबे टाइम से बात भी नहीं हुई, अभी आपने कहा कि भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया, मैं एक चीज, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर देश को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, कोई नहीं आता। क्योंकि मुझे याद है जब उन्होंने पुंछ में हमारे सिविलियंस को मार रहा था पाकिस्तान, उस दिन आईएमएफ ने पैकेज का ऐलान किया था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैकेज का ऐलान किया था पाकिस्तान को। तो मैंने ये लिखा भी था कि ये सारा मर्डर जो है ये आईएमएफ के सिर पे जाना चाहिए। तो सर, बाहर वालों से आप लड़ लेंगे, घर के भीतर जब सवाल उठते हैं तब तब फौजी क्या सोचता है? मैं एक फौजी के तौर पर आपसे जानना चाहती हूँ। एक सिविलियन के तौर पर, सिटीजन के तौर पर आप बहुत खुलकर बोलते हैं, लेकिन एक ऐसी टेरिटरी में जहां आपने बहुत लंबे वक्त सर्व किया है, आपने टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जंगें लड़ी है, ना सिर्फ वहां पे टेररिस्ट के खिलाफ बल्कि सिविल सोसाइटी में भी लोगों को समझाने के लिए, ताकि बच्चे आगे से ना जाए मिलिटेंसी में, किसी तरह की गन ना उठाएं। आपको कैसा लगा जब लोगों ने पूछा कितने जेट गिरे, कितने कैसे गिर गए, रफाल गिरा कि कुछ और गिरा, ये सब थियरीज आई और लोगों ने प्रोपेगेंडा चलाना शुरू किया? मैम, आपके सवाल का मैं 2 हिस्सों में जवाब दूंगा। आपने आईएमएफ लोन सैंक्शन की बात की और बाद में आपने जेट्स कितने गिरे उसकी बात की। पहले आईएमएफ का लोन देखिए, अमेरिका के लिए प्रायोरिटी 1 था कि जो इजराइल ईरान का युद्ध होने वाला था उस टाइम पे, सडनली यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है। वो एक अमेरिका के लिए, जिसको कहते हैं कि उनकी प्लानिंग में एक खलल पड़ रहा था। और अमेरिका को ईरान के खिलाफ जो इजराइल का युद्ध था या इजराइल की बमबारी थी, अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स भी आए, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय किया। उस युद्ध को अगर और बढ़ जाता, यानी कि वो युद्ध रुकता नहीं या सीजफायर नहीं होता और बढ़ जाता, तो ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो कि उस समय तक पूरे के पूरे साउथ की तरफ फेस कर रहे थे और पूरी कंसंट्रेशन इजराइल की तरफ से आने वाली मिसाइल्स के ऊपर थी, उसको डिवाइड करने के लिए, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को डिवाइड करने के लिए एक दूसरा फ्रंट खोलना जरूरी था। और वो फ्रंट सिर्फ ईस्ट से खुल सकता था, यानी कि पाकिस्तान से। और उसके लिए पाकिस्तान के एयर बेसिस और पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करने की परमिशन बहुत जरूरी थी। इसलिए उस वक्त, ताकि ईरान का युद्ध किस तरफ करवट लेता है उसके लिए अपनी ऑप्शन ओपन रखने के लिए, सेंटकॉम कमांडर ने बोला कि पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है। उसके बाद में आपने बोला आईएमएफ का लोन दिया गया, आसिम मनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया गया। तो वो सब कुछ तैयारी थी कि ईस्टर्न फ्लैंक से, चाहे एयर स्पेस यूज करके या एयर बेसिस यूज करके, ईरान के ऊपर 2 तरफ से हमला करके उसको एकदम से नष्ट ध्वस्त करना। जब ईरान के साथ में सीज फायर हो गया तो गेम पूरी पलट गई। उसके बाद में अपने मिलिट्री हार्डवेयर, अपने डिफेंस हार्डवेयर बेचने हैं, तो सडनली टीआरएफ के ऊपर बैन लगा दिया कि अभी हम आपके साथ में एक अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, ये इंटरनेशनल गेम है, इसमें कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है, सिर्फ अपने इंटरेस्ट हावी रहते हैं हर बात के लिए। तो ये जो टाइमलाइंस के साथ में मैंने आपको बताया,
पाकिस्तान कब डार्लिंग बना, कब छोड़ दिया, इंडिया कब डार्लिंग बना, आगे देखिए क्या होता है। वो तो थी IMF लोन क्यों मिला पाकिस्तान को। अभी आते हैं, आपने जो बोला कि 5 रफेल गिरे, 6 रफेल गिरे, सवाल उठ रहे हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान की आपस में 4 दिन की वो झड़प कह लो, स्कर्मिश कह लो, कॉन्टेस्ट कह लो, वॉर कह लो, लड़ाई कह लो, युद्ध, इतिहास में पहली बार 2 न्यूक्लियर पावर्स का आपस में मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हुआ था। आज से पहले इतिहास में कभी भी 2 न्यूक्लियर पावर ने आपस में एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स या हमले नहीं किए, ये पहली बार था। एक तरफ थे चाइनीज, टर्किश और वेस्टर्न वेपन सिस्टम्स, क्योंकि पाकिस्तान के पास प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, स्पेशली एरियल प्लेटफॉर्म्स, जो वेस्टर्न ओरिजिन के हैं। दूसरी तरफ थे भारतीय, इंडियन ज्वाइंट वेंचर जैसे कि ब्रह्मोस, और रशियन वेपन सिस्टम जैसे कि S-400, और फ्रेंच वेपन सिस्टम जैसे कि रफेल। तो ये 2 वेपन सिस्टम का आपस में इन रियल लाइफ, इन रियल टाइम, ड्यूरिंग अ वॉर, नॉट इन अ ट्रायल स्टेज और इन सॉर्ट ऑफ अनकंटेस्टेड प्लेस, जंग के दौरान 2 वेपन सिस्टम्स का ट्रायल चल रहा था। Chinese radars, Chinese missiles, all those things were being tested in real time. Chinese aircrafts and Turkish drones, Chinese drones, and इधर से हमारा एयर डिफेंस। जब ये दुनिया के लिए बहुत जरूरी था कि इस जंग में कौन जीतेगा, जो इस जंग में जीतेगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के हथियारों के ऑर्डर्स उनके पास आने शुरू हो जाएंगे। इस जंग में अगर इंडिया जीतता है तो पूरे को पूरे ऑर्डर्स इंडियन सिस्टम्स, इंडियन ज्वाइंट वेंचर सिस्टम्स, रशियन सिस्टम्स और फ्रेंच सिस्टम्स के लिए आने शुरू हो जाएंगे। उससे जो वेस्टर्न ब्लॉक के वेपन सिस्टम्स हैं उनकी बिक्री में कमी होगी, चाइनीज बिक्री में, वेपन सिस्टम की बिक्री में कमी होगी। तो ये जंग किसी और जगह लड़ी जा रही थी। और ये जो नैरेटिव आपने बोला सवाल पूछने का, ये नैरेटिव बिल्ड किया गया वेस्टर्न मीडिया के द्वारा कि इतने रफेल गिरे, इतने रफेल गिरे, टू प्रूव कि जो रशियन, इंडियन और फ्रेंच वेपन सिस्टम्स हैं वो अच्छे नहीं हैं एज कंपेयर टू अदर वेपन सिस्टम्स। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, 7 मई को ये लड़ाई शुरू हुई, 10 मई को सीजफायर हुआ, 4 दिन लड़ाई चली। 13 मई को चाइनीज स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, जो उनका डिफेंस इंडेक्स था, वो 3% गिरा एक दिन में। और 2 बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनीज जो चाइनीज वेपन बनाती थी, 8.6 और 6 पॉइंट समथिंग, 6.5% के करीब एक दिन में वो उनके शेयर्स डाउन गए। क्योंकि तब ये जंग के बाद में बात सामने आई कि चाइनीज वेपन सिस्टम बिल्कुल विफल रहे इंडियन एयर डिफेंस के सामने। और आज की तारीख में जब हम उनके एयर फील्ड्स के फोटोग्राफ्स दे रहे हैं, सैटेलाइट इमेजरी दे रहे हैं, हम उनकी जो हमने टेररिस्ट टारगेट डिस्ट्रॉय किए, उनकी फोटोग्राफी, उनकी वीडियोस सबके सामने हैं। और उनके जो क्लेम्स हैं कि हमने इतने एयरफील्ड डिस्ट्रॉय कर दिए, हमने इतने S-400 डिस्ट्रॉय कर दिए, हमने इतने रफेल डिस्ट्रॉय कर दिए, उनका एक भी वीडियो या फोटोग्राफी एविडेंस नहीं है। झूठ की बुनियाद पे एक नैरेटिव शुरू किया गया ताकि वेस्ट के वेपन सिस्टम्स की जो थोड़ी बहुत साख है वो बनी रहे, और इंडियन वेपन सिस्टम्स और रशियन वेपन सिस्टम्स और फ्रेंच वेपन सिस्टम्स को नीचा दिखाया जाए। तो ये गेम एक बड़े लेवल की है, एक बड़े, जिसको कहते हैं कि हाई रिस्क एंड हाई स्टेक्स इन्वॉल्व है। तो गेम वहां खेली जा रही है, लेकिन हमारे लोग जो देश के अंदर हैं, देश के बाहर हैं, वो अपना, जैसे कहते हैं पॉलिटिकल, मैं पॉलिटिक्स पे कमेंट नहीं करता हूँ, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को या बायसेस को बढ़ावा देने के लिए उसका शिकार होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। शायद उनको मालूम है कि गेम कहाँ खेली जा रही है, शायद उनको नहीं भी मालूम। तो ये सब हो रहा है देश के वासियों के, आपके चैनल के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गेम बड़ी गेम है और कहीं और खेली जा रही है, तो प्लीज इसका शिकार मत होइए। सर, आपने बहुत डिटेल में बताया, और जब आप ये बातें मुझे बता रहे थे तो मुझे एक्चुअली एक इंटरव्यू याद आया जिसके लिए लोगों ने मुझे बेवजह बहुत ट्रोल भी किया। तो खान सर एक है, वो उन्होंने ना 2 बातें कही थी जिसपे बहुत चर्चा भी हुई। एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक तो उन्होंने मेरे इंटरव्यू में ये बात कही कि भाई भारत ने पाकिस्तान को उस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जैसे इजराइल कर रहा है गाजा में। एक बात उन्होंने ये कही। फिर मैंने उनसे पूछा कि भारत मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाता है, भारत सिविलियंस को टारगेट नहीं करता।
तो बोले कि बिजली घर गिरा देते, उनके जो ऑयल रिफाइनरीज थी उनको टारगेट कर देते। तो मैंने कहा उसमें सिविलियन मरते हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो बोला वो तो कोलेट्रल डैमेज होता है, उसके लिए इंडियन फोर्सेस थोड़ी जिम्मेदार है। तो ये एक तो मुझे इस बिंदु पे ये जब आपसे ये कहा जाता है कि भाई भारत ने इजराइल की तरह डिस्ट्रॉय नहीं किया है पाकिस्तान को, आपसे बेहतर भला कौन जानता है कि भाई जितना करीब से आपने पाकिस्तान, वहां का सिस्टम, हमारे सिस्टम, दोनों को इतना इनसाइड आउट आप जानते हैं। आप जब इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, और ये इकलौता स्टेटमेंट नहीं है, तो मैंने किसी को कोट करके आपको बताया, बहुत है, इस पे बहुत डिस्कशन चल रहा है। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि भाई भारत ने सरेंडर कर दिया। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ की लीडरशिप को टारगेट करने के लिए कह रहे हैं इंडिया ने सरेंडर कर दिया, बल्कि और डिस्ट्रॉय करना चाहिए था, ये कहना है, एक स्कूल ऑफ थॉट का ये कहना है। मैम, इसको भी मैं थोड़ा तफसील से बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। जी जी बिल्कुल। इजराइल गाजा और भारत पाकिस्तान को कंपेयर नहीं किया जा सकता। गाजा इज नॉट अ रेगुलर ऑर्गेनाइज्ड स्टैंडिंग आर्मी ऑफ अ नेशन। गाजा जो है एक आतंकी ग्रुप है, हमस, और गाजा के पास में स्टैंडिंग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी नहीं है। गाजा के पास में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। गाजा के पास में स्पोर्ट इन द इमीडिएट विसिनिटी बहुत कम है। गाजा एक सिर्फ अपना अंडरहैंड डीलिंग्स पे अपना देश उस इलाके को चला रहा था। और इजराइल के पास गाजा की एक खबर है, क्योंकि इजराइल कुछ देर पहले गाजा में घूम फिर रहा था और अभी भी उनके एसेट्स हैं। तो इन दो चीज़ों को कंपेयर करना ठीक नहीं है। अभी आता हूँ बात, जो बड़ा सवाल आपने किया कि क्या इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर का युद्ध पूरा अपना अचीव होने से पहले रोक दिया? क्या हम थोड़ा और आगे जा सकते थे? क्या पाकिस्तान को और मिलिट्री और इकोनॉमिक नुकसान पहुंचा सकते थे? तो उसका जवाब मेरा ये है, हम जब भी कोई देश और मिलिट्री लड़ाई में जाते हैं तो उनका एक एम होता है कि हम इस एम को अचीव करने के लिए युद्ध के लिए जा रहे हैं, और एक उनके एंड स्टेट दिमाग में रहती है कि जब ये एंड स्टेट अचीव हो जाएगी तो जिस कारण से हम लड़ाई में आए थे वो हमारा कारण, जब हमारा वो मुद्दा पूरा हो जाएगा, और उसके आगे हम नहीं चाहेंगे कि बेवजह लड़ाई को बढ़ाया जाए, जिसमें कोलेटरल डैमेज या सिविलियन डैमेज और इवन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक डैमेज भी हो सकता है। तो इंडिया जब लड़ाई में गया, जब 6-7 की रात को 1:05 में हमला शुरू हुआ, रात के 1:30 पे जो एडीजी पीआई ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बोला ऑपरेशन सिंदूर, द जस्टिस इज सर्व्ड, और उसी में एक स्टेटमेंट आई थी कि हमारा मुद्दा सिर्फ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, टेरर इंस्टॉलेशन, टेरर हेडक्वार्टर्स जिन्होंने पुलवामा को अंजाम दिया है और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, टेररिस्ट इंसिडेंट्स को अंजाम दिया है, हमारा मुद्दा सिर्फ उन्हें टारगेट करना है। दूसरी बात कही गई थी, हमारा मुद्दा नहीं है कि हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करें। तीसरी बात कही गई थी कि हमारा मुद्दा नहीं है कि हम सिविलियन को टारगेट करें। और चौथी बात कही गई थी कि हम नहीं चाहते कि ये लड़ाई बढ़े या इसकी एस्केलेशन हो, हम एस्केलेशन लैडर की तरफ जाना नहीं चाहते। हमारा सिर्फ लिमिटेड एम है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को हिट करना। अभी इसमें क्या ये लड़ाई थी जो पहला हमने अटैक किया, जो हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को नष्ट किया या टेररिस्ट हेडक्वार्टर को नष्ट किया, क्या वो लड़ाई थी? वाज इट अ वॉर? तो इसके बारे में आपका ध्यान मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। करीब 15 साल पहले जब ओसामा बिन लादेन ने यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स को अटैक किया था, वो एक आतंकी हमला था। उस आतंकी हमले के रिटेलिएशन में यूएसए ने एबटाबाद में, पाकिस्तान के मिलिट्री कैंटोनमेंट से 100 मीटर दूर, यूएसए ने एबटाबाद में आकर घुसकर ओसामा को पिक करके बाद में मार के समुद्र में फेंक दिया था। उन्होंने फिजिकली इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस की थी, उन्होंने फिजिकली किसी को देश से उठा लिया था और जाके समुद्र में फेंक दिया। वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं कहलाया था, वो सिर्फ रिटेलिएशन टू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या 9/11 की रिटेलिएशन या उसका बदला कहलाया था, और वो क्रॉसिंग ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री एक्ट ऑफ वॉर नहीं था। सिमिलरली जो हमारे आतंकी ठिकानों के खिलाफ हमले थे वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं थे, वो एक रिटेलिएशन थी पहलगाम अटैक, टेररिस्ट अटैक के खिलाफ।
और उसके बाद में हमारी तरफ से आगे कोई कार्रवाई नहीं होनी थी, जिसका हमने डिक्लेयर किया था। आवर एम एंड एंड स्टेट वाज डिक्लेयर्ड कि हम, ये हमारा एम था और ये हमारी एंड स्टेट है कि हम आगे नहीं चाहते कि लड़ाई बढ़े। उसके बाद में पाकिस्तान ने मिलिट्री बारूद या मिसाइल्स या ड्रोन्स इंडिया की धरती में डाले, जिनको टारगेट किया गया मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, टारगेट किया हमारे सिविलियंस को। वो एक्ट ऑफ वॉर है। जब आपका मिलिट्री हार्डवेयर दूसरे देश के मिलिट्री इक्विपमेंट या इंस्टॉलेशन को टारगेट करे या दूसरे देश के सिविलियन को टारगेट करे एक मिलिट्री के द्वारा, वो एक्ट ऑफ वॉर है, यानी कि वो लड़ाई की घोषणा है। तो पाकिस्तान वाज द अग्रेसर इन दिस केस। पाकिस्तान ने जंग शुरू की, हमने सिर्फ रिटेलिएट किया था। और उस जंग के एक और जो बात इतिहास में पहली बार हुई कि एक न्यूक्लियर देश 72 घंटे में एयर डिफेंस बिल्कुल विफल हो गया, एयरफोर्स बिल्कुल ग्राउंडेड हो गई। उसके बाद में हमारे डिफेंस फोर्सेस ने उनके 13 ठिकानों पे हमले किए, 11 एयरबेस, इंक्लूडिंग सम वेरी सेंसिटिव एंड स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस एंड एसेट्स। हमारी एक भी अटैक को वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। तमाम हमारे जो हमले थे, जो हमारे प्रोजेक्टाइल्स थे, जो हमारी मिसाइल्स थी, अपने टारगेट पे पहुंची और बिल्कुल प्रिसाइज 2 क्रॉस रोड हैं वहां पे एयरलाइन अपना एयर स्ट्रिप्स की, और उसके बिल्कुल सेंटर में जाकर हिट किया ताकि एक ही मिसाइल से दोनों एयर स्ट्रिप्स बर्बाद हो जाएं। और जैसे पहले टारगेट भी हमने जो टेररिस्ट टारगेट चुने थे, उनका भी एक्यूरेसी इतनी थी कि जहां पे वो परिवार बैठा है वहां पे जाके, चाहे वो अंडरग्राउंड था, वहां पे जाके वो फटे। तो प्रिसाइज इंटेलिजेंस, प्रिसाइज वेपन सिस्टम मैचिंग एंड प्रिसाइज डिक्लेरेशन के हम ये कर रहे हैं, इसके आगे हम नहीं कुछ करेंगे। तो हमारा जो एम था, फर्स्ट जो हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, जब पाकिस्तान ने वॉर शुरू कर दी, जंग शुरू कर दी, तब हमारा एम था कि हमने पाकिस्तान को बताना है कि हम आपको हिट कर सकते हैं और इससे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम एस्केलेशन नहीं चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान को इस हद तक दबा दें या मजबूर कर दें कि कोई बेवकूफ आदमी वहां पे न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल कर ले। तो इन सब परिस्थितियों के दौरान जब हमने घोषणा की कि हम आज शाम से सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज का एग्रीमेंट पाकिस्तान से किया, उसके लिए भी गुहार पहले पाकिस्तान ने लगाई। पाकिस्तान ही अमेरिका के पास गया, पाकिस्तान ने ही 11 तारीख को 3:35 पे उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया कि भाई हम जंग नहीं चाहते, हम इसके बाद कोई फौजी कार्रवाई नहीं चाहते, प्लीज सीजफायर कीजिए। 10 तारीख को सर, 10 तारीख को। तो 4 दिन के अंदर एक न्यूक्लियर पावर देश वाज ऑन इट्स नीज। न्यूक्लियर पावर वाज ऑन इट्स नीज। इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। और ये चीज गवारा नहीं थी वेस्टर्न वर्ल्ड को, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में बताया कि उनको अपने हथियार बेचने हैं। एक तरफा लड़ाई होगी और ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती, और ज्यादा वेपन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाते, और F-16 या चाइनीज वेपन ग्राउंड के ऊपर खड़े खड़े डिस्ट्रॉय हो जाते, तो फिर साख बचानी मुश्किल हो जाती। इसलिए इस जंग को यहीं रोका गया। और हिंदुस्तान का एम और एंड स्टेट क्लियर थी और वो अचीव हो चुका था। अगर हमारी एंड स्टेट ये होती कि हमने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली डिवास्टेट करना है या डिस्ट्रॉय करना है, अगर हम इस मुद्दे से जंग में जाते, देन जो लोग बात कर रहे हैं फिर वो बात सही होती। लेकिन हम मुद्दे जिससे जंग में गए थे वो अचीव हो चुका था। और उसके बाद में हमारे, जैसे मैंने पहले बताया, चौथी कंडीशन थी कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। हम एक शांति प्रिय देश हैं, हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम एक पीस लिविंग कंट्री हैं। हम पे जब आतंकी हमले हुए हमने सिर्फ उसका जवाब दिया। उसके बाद में जब आपने मिलिटरली हम पे हमला किया, हमने सिर्फ उसका जवाब दिया और आपको ये बात बता दी कि आपका वजूद हमारे सामने मिलिटरली कुछ नहीं है, हम इससे ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। लेकिन बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री इन द कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड, हमने अपना एंड स्टेट अचीव होने के बाद में सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी या लड़ाई के जो खात्मे के लिए राजी हुए। बहुत सारे पॉइंट्स सर जो कि समझने जरूरी हैं, वो आपने अभी समझाए हैं।
टीआरएफ पे मैं सवाल लूंगी, वो लास्ट में लूंगी। उससे पहले सर, अभी आप भारत के लिए, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफी डिस्कशन किया, भारत के लिए रोड अहेड कैसे देखते हैं पाकिस्तान के संदर्भ में? और हमने वो स्टेटमेंट भी देखा जिसमें बताया गया कि चाइना जो था कैसे अपने सैटेलाइट के माध्यम से मदद करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान से। सिर्फ सामने नहीं आया, नहीं तो ये तो पूरी, अब तो ये जग जाहिर है, इट इज एन ओपन सीक्रेट। तो चाइना, टर्की, पाकिस्तान, ये तो खुलकर सामने आ गए। उसके अलावा वेस्टर्न पास जिनका जिक्र आपने किया, भारत के लिए क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा ऐसा नहीं लगता, उसने खालिस्तान को रिवाइव करने की कोशिश की है, वो भी हम सब जानते हैं। ऐसे में भारत के लिए रोड कैसी दिखाई देती है और आपके हिसाब से क्या क्रूशियल रहने वाला है? देखिए, भारत के लिए आगे फ्यूचर में क्या रोड हेड है उसके बारे में मैं एक स्टेटमेंट दूंगा। पहले वो स्टेटमेंट ये है इन इंग्लिश, यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल्स, नो अदर कंट्री इज गोइंग टू कम एंड क्लियर योर डर्टी बिजनेस और योर डर्टी थिंग और डर्टी वर्क। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, आपको इतना सशक्त होना है कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़े। ये बात जो अभी मैंने बोली है, अभी इसके बारे में आप काउंटर कर सकते हो कि चाइना को तो, सॉरी, पाकिस्तान को तो चाइना मदद कर रहा था, सैटेलाइट इमेजरी दे रहा था, वेपन से, और टर्की भी मदद कर रहा था। तो वो पाकिस्तान की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, चाइना और टर्की अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहे थे। उनके वेपन सिस्टम यहाँ पे धाराशायी हो रहे थे। चाइनीज वेपन सिस्टम्स वर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय इंडियन सिस्टम्स, और चाइना नहीं चाहता था कि उनके वेपन सिस्टम्स इतनी बुरी तरह से ध्वस्त हो जाए कि दुनिया उसके पास में फिर खरीदने के लिए आए ही नहीं। उस वक्त चाइना ने ये सैटेलाइट इमेजरी और बाकी की इमेजरी, रियल टाइम इंटेलिजेंस देनी शुरू की। और भाई कुछ तो करो। चाइना खुद की एक जंग लड़ रहा था, सेम टर्की अपनी खुद की जंग लड़ रहा था। हिंदुस्तान को अपनी खुद की जंग लड़ने की क्षमता हासिल करनी है। हमारा आगे का रोड हेड, जैसे आपने बोला, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, हमें अपना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी तरफ ध्यान देना है। जैसे मैंने बोला, अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो फिर आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं, फिर दुनिया आपके पास आएगी। फिर जैसे यूएसए ने उसामा बिन लादेन को उठा लिया और चले गए, नो वन रेज्ड एन आईब्रो। मोहल्ले में जैसे होता है ना, पहलवान से कोई पंगा नहीं लेता है, वही इंटरनेशनल रिलेशन में है। इंटरनेशनल रिलेशन में जो पहलवान है, जहाँ जो एक साहूकार है, उससे कोई पंगा नहीं लेता जैसे मोहल्ले में नहीं लेता है। हमको वो पहलवान और साहूकार बनना है एज ए नेशन, ताकि कोई हमसे भी आंख उठा के बात नहीं कर सके। मैं दोहराऊंगा, हम दुनिया का 1/6 हिस्सा हैं पॉपुलेशन में, मार्केट में। हम चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, हम मिलिट्री माइट हैं, हम इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, हम रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट हैं। हमें अपने वजूद को और ऊंचा करना है, और जब हमारा वजूद ऊंचा होगा तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये अपने आप या तो दब जाएंगी या फिर हमारे को तंग नहीं करेंगे। हमें कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अपनी इंटरनल फॉल्ट लाइंस को कवर करना है। हमें अपनी जो इश्यूज हैं हमारे फॉल्ट लाइन के, हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे जो हाइजीन, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, हमारे ये जो इश्यूज हैं, पॉवर्टी, हमें उनके ऊपर कंसंट्रेट करना है, ना कि इस तरह के तू मैमा में फंस करके हमारे जो मेन एजेंडाज हैं, हमारे जो मेन एम्स हैं, हमारे जो प्रायोरिटी इश्यूज हैं, हमें उनसे ध्यान नहीं हटाना है। तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, बार्किंग डॉग्स विल बार्क, कैरवांस विल कंटिन्यू टू मार्च। तो हमें अपने तरक्की के रास्ते के ऊपर चलते रहना है। हमें इन तरह की जो साइड से पिन प्रिक्स हैं उनसे हताश नहीं होना, उनसे इरिटेट नहीं होना, उनसे डिस्टर्ब नहीं होना। हमें अपने एम की तरफ बढ़ना है। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, हमारे लिए मछली की आंख है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बाकी सारे पॉइंट्स जो मैंने बोले, हमें उस पर ध्यान देना है। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, और वो है द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़ा हुआ, और वो ये है कि अब यूएस ने उसे बैन कर दिया। ये जो नाम बदलने का पूरा इनका ये जो एक तरीके से कहना चाहिए परिपाटी है टेरर आउटफिट्स की, इससे इन्हें फायदा क्या होता है और ये क्या कोशिश करते हैं? नाम एक तो अभी आपने पॉइंट आउट किया था कि उसे एक्सेप्टेबिलिटी मिले,
उसे आप जैसे जब आप रेजिस्टेंस फ्रंट कहते हैं तो आप उसे एक इंडिजिनस मूवमेंट बताना चाहते हैं, आप उसे रिलीजन से दूर ले जाना चाहते हैं, एज अपोज टू लश्कर हो या हिजबुल हो, इस तरह के नाम हो। ये वर्क कैसे करता है? क्योंकि अब ये एक बात तो साफ है, अगर यूएस ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को बैन किया तो किसी और नाम के साथ आएंगे, अब कोई नया नाम खोजेंगे, फिर से आएंगे। और इसका वैली पे, जम्मू कश्मीर पे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे ये कहना चाहिए। खाली मैम, वैली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, चाहे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कुछ भी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लीडरशिप और फंड्स आर एसेंशियल। पैसा बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। एंड फंड रेजिंग जो है वो अलग अलग देशों से अलग अलग तरीकों से होती है, इवन फॉर दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बैन हो जाती है, यानी कि लश्कर तैयबा बैन हो गई, तो उसके जितने भी बैंक अकाउंट्स वर्ल्ड ओवर हैं, या जितनी भी मनी ट्रेल है वर्ल्ड ओवर, अगर कोई इंटरेस्टेड है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको पहचानने के लिए, तो वो जो सोर्सेज हैं उनको फ्रीज किया जा सकता है। जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन बैन नहीं है, कोई भी कंट्री, कोई भी इंडिविजुअल उसको पैसे डोनेट कर सकता है या उसको पैसे भेज सकता है। पहली बात तो ये है। अभी अगर रेजिस्टेंस फ्रंट है, अगर इट वाज डिक्लेयर्ड, या इसको इस तरीके से बनाया गया था कि ये तो इंडिजिनस है, अंदर से उठी हुई एक मूवमेंट है, तो अगर ऐसी मूवमेंट को कोई सपोर्ट करना चाहे तो वो इनको पैसे भेज सकता था, लीगल था। लेकिन अभी क्योंकि ये बैन कर दिए गए हैं, अभी कोई इनको पैसे भेजने की कोशिश करेगा तो वो भी इस बैन के से अफेक्ट होगा। तो द फंड फ्लो विल रिड्यूस, ओब्लिक गो टू नियर जीरो और एब्सोल्युटली जीरो, मैटर्स ऑफ टाइम। तो इस वक्त वो कोई और नया नाम सोचेंगे, नए नाम से फिर दोबारा से सेम चीज शुरू की जाएगी। जैसे पहले लश्कर तैयबा था, क्योंकि एक जुनून जो जिहाद या इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को मुद्दा बना के चले थे, उससे उनको लगा था कि शायद मास एरप्शन हो रही है कश्मीर में। तो उस वक्त क्योंकि रिलीजन वाज द मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन, तो नाम जो थे वो रिलीजन बेस्ड रखे गए थे, ताकि लोगों को लगे कि हम अपने रिलीजन के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने रिलीजन के लिए इनके साथ जुड़ रहे हैं, जहां हम अपने रिलीजन को बचाने के लिए, जहां ये हमारे हमदर्द हैं, या ये हमारे मसीहा हैं। तो उस वक्त की जरूरत थी रिलीजियस बेस्ड नेम्स की। लेकिन फिर जब इस्लामिक टेरर पूरे वर्ल्ड में बदनाम हो गया, तो फिर रिलीजन को छोड़ करके इंडिजिनस अपराइजिंग को, मूवमेंट को मुद्दा बनाया गया, ताकि वेस्टर्न वर्ल्ड से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। और अब जब वो भी फ्रीज हो गए हैं या वो भी बैन हो गए हैं, अभी कोई तीसरा तरीका ढूंढा जाएगा, और सेम लश्कर तैयबा, सेम टीआरएफ वो तीसरे नाम से सामने आएगी। और जब तक वो चलेगी तब तक चलेगी, जब वो बैन हो जाएगी फिर कोई चौथा आएगा। और जैसे आपने बोला कि पाकिस्तान नहीं बंद करेगा टेररिज्म, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस इसके ऊपर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान का वजूद में रहना इस बात पे निर्भर करता है कि क्या कश्मीर के मुद्दे के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिस दिन पाकिस्तान ये डिक्लेयर कर देगा कि हम टेररिज्म या अपराइजिंग या जिहाद या सपोर्ट कश्मीरी लोगों को नहीं कर रहे हैं, उस दिन पाकिस्तान का वजूद इन देयर ओन कंट्री विल फिनिश। पाकिस्तान आर्मी की जो हैसियत है या उनका जो पकड़ है वो खत्म हो जाएगी, और वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हमें एज अ नेशन, एज इंडियन, वी हैव टू बी वेरी क्लियर। हमें ये बात का बिल्कुल भी भ्रम नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान सुधरेगा। हमें अपने, जिसको हम कहते हैं ना, कीप योर पाउडर ड्राई, कॉन्सेंट्रेट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लोग कहते हैं कि बातचीत, अगर आप किसी को समझाने की कोशिश करो और अगर आपके हाथ में लठ है तो वो आदमी थोड़ा जल्दी समझ जाता है। और हमें वही चीज करनी है। हमें बातचीत के जरिए सब चीजें हल करनी है, लेकिन मिलिटरली हमें बहुत स्ट्रांग होना है। वो जो लठ है वो इतिहास में चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा, अभी भी चल रहा है, यूक्रेन में चल रहा है, ईरान में चल रहा है, सीरिया में चल रहा है, गाजा के खिलाफ चल रहा है। सो ये चीज हमें एक मूल मंत्र की तरह समझनी है कि ये हमारा मंत्र है फॉर द that peaceful living of our citizens, peaceful economic development, and India emerging as a ultimate world power.
अभी आपने लठ की बात की ना सर, लठ तो आपने चलाया ना ऑपरेशन सिंदूर में भी, जब 11 एयर बेसिस तबाह कर दिए तभी तो आए जमीन पे, तभी तो जाके बिल्कुल गिड़गिड़ा यूएस बिल्कुल के सामने। तो लठ बिल्कुल तो चाहिए। और हमेशा मुझे एक रामधारी सिंह दिनकर जो हैं बहुत ही फेमस बहुत कवि बढ़िया हैं। कवि है मैम। हाँ, और उनकी वो लाइन, जो उनकी कविता की लाइनें हैं कि क्षमा क्षोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको Yes, क्या जो दंतहीन विनीत दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो जिसमें बिल्कुल विष ही नहीं है जिस सांप में, उससे कोई क्या डरेगा। तो लठ तो आपको चाहिए ताकि सब डरें। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनरल सर, इतना डिटेल मैम। इसमें में बहुत ही स्पष्ट इसमें भाषण। हाँ जी सर, प्लीज। इसमें अभी हमारे एयर मार्शल भारती जो डीजी एयर ऑपरेशन है, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, जी जी उन्होंने भी एक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रेस मीटिंग में तो जी रामचरितमानस से एक पंक्ति उन्होंने बोली थी कि भय भय बिन बिनु प्रीत नहीं मोर। होती है, जी कि जब जी तक डर नहीं है तब तक प्यार नहीं हो सकता। तो वो डर कायम करने के लिए वो लठ जरूरी है। वो लठ के लिए हमें अपना मिलिट्री और माइट जो है उसको और इम्प्रूव करना है, लेकिन हमें अपना शांति प्रिय तरीके से अपने सिटीजन्स के फ्यूचर के लिए काम करना है। बिल्कुल सही बात है सर। और ये जो एग्जाम्पल है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। सोचिए जरा, जो सागर था रास्ता देने के लिए तैयार जी जी, नहीं था, तब तैयार उन्होंने नहीं ये कहा था। और तीन दिन तीर तीन साध। दिन तक इंतजार करने के बाद उन्होंने हाँ बोला कि भय जी बिन जी। प्रीत। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत डिटेल में बहुत, मुझे हमेशा ही आपके साथ बात कर कर काफी सीखने को मिलता है। और मुझे पूरा यकीन है जो लोग इसे देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे, काफी कुछ क्लैरिटी उन्हें मिलेगी। एक ऐसे दौर में जब प्रोपेगेंडा वॉर छिड़ी हुई है, जब राजनीतिक द्वेष से प्रभावित होकर भी बहुत तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और कई इन्फ्लुएंसर्स जो आम भारतीय हैं उनकी ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सर नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद एंड जय हिंद।